नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ बीजेपी के पितामह लालकृष्ण आडवाणी के मान जाने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों से खबर है कि आडवाणी गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने पर राजी हो गए हैं। पहले वो भोपाल सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे। नाराज आडवाणी को मनाने के लिए आज खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई, जिसमें मोदी ने उनसे गांधीनगर सीट से ही चुनाव लड़ने की गुजारिश की। मोदी आडवाणी से मिलकर निकले तो वहीं सुषमा स्वराज आडवाणी से मिलने पहुंच गए। साथ ही वेंकैया नायडू भी आडवाणी के घर पहुंचे। इन दोनों नेताओं ने आडवाणी को मनाने की पूरी कोशिश की। दरअसल आडवाणी भीतरघात से डर से गांधीनगर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन कल चुनाव समिति ने उनके लिए गांधीनगर सीट तय की तो वो नाराज हो गए थे। कल आडवाणी इस कदर नाराज हो गए थे कि दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से भी वो दूर रहे। नाराज आडवाणी को कल रात भी मनाने का दौर चला। चुनाव समिति की बैठक के बाद सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन आडवाणी ने इन्हें कहा कि वो राजनाथ सिंह को पहले ही बता चुके थे कि वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आडवाणी ने कल रात सुषमा और गडकरी से कहा कि मेरे लिए 2 राज्यों से चुनाव लड़ने का ऑफर आया था और मेरी इच्छा का भी सम्मान होना चाहिए और ये मुझ पर छोड़ना चाहिए कि मैं किस राज्य से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आडवाणी की नाराजगी के बीच में कल नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की। 2 घंटे तक चली इस बातचीत में मोदी ने संघ प्रमुख के सामने आडवाणी की टिकट को लेकर अपना पक्ष रखा। खबर है कि भागवत से मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखा। मोदी ने मोहन भागवत से कोई बीच का रास्ता निकालने का आग्रह किया, जिससे बात यहीं पर संभल जाए। मोदी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी को लेकर गलत मैसेज जाएगा। आडवाणी की नाराजगी पर कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि बीजेपी में एक तंत्र स्थापित हो गया है और वहीं मोदी के अलावा किसी की नहीं चलती। जिस तरह से फासिस्टी तरीके से मोदी जी ने अपने अलावा सबको मारने की कोशिश की, वहाँ जैसे बुजुर्ग नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। वहाँ पर मनमाने ढंग से कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे मन आ रहा है वो लोग पार्टी को चला रहे हैं। तो वहाँ तो एक तंत्र स्थापित हो चुका है। उधर कल ही नरेंद्र मोदी की दूसरी सीट का भी ऐलान कर दिया गया। वाराणसी के साथ साथ वो गुजरात के वडोदरा से भी चुनाव लड़ेंगे। मोदी के वडोदरा से चुनाव लड़ने की खबर मिलते ही वडोदरा में जश्न मनाया जाने लगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। मोदी का नाम तय होने से पहले ही वडोदरा में मोदी के नाम के होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगा दिए गए थे। इन होर्डिंग्स में मोदी को छोटे सरदार के तौर पर संबोधित किया गया और वडोदरा को उनकी कर्मभूमि बताया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हां करे तो वो वाराणसी से मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी को हार का डर है, इसलिए वो वाराणसी के साथ साथ दूसरी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि अगर मोदी की हवा है तो 2 जगहों से लड़ने की बेचैनी क्यों। नरेंद्र मोदी जी को दूसरा सुरक्षित स्थान चाहिए, क्योंकि वाराणसी से पूरे वो आश्वस्त नहीं है कि क्या निर्णय होगा। हालांकि खबर यह भी है कि वाराणसी से मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार सकती है। पार्टी में इस पर विचार चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय ने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हामी भरती है। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उनकी तुलना नर्सरी के बच्चे से कर दी। उनका कहना है कि मोदी को दंगों पर क्लीन चिट नर्सरी में मिले नंबर की तरह है, जिस पर इतराना नहीं चाहिए। तो मोदी जी को किस अपील में और किस कोर्ट ने कोई क्लीन चिट दी है, मैं नहीं जानता। किसी बच्चे को नर्सरी में सही अंक मिल गए तो वो अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है और पीएचडी लिए फिर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। मोदी और आडवाणी के अलावा बीजेपी ने कल 67 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जगदम्बिका पाल को डुमरियागंज से, हेमा मालिनी को मथुरा, राज्यवर्धन राठौर को जयपुर ग्रामीण से मैदान में उतारा गया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय कुमार गावित की बेटी हिना गावित को बीजेपी ने नरदुर्बार से टिकट दे दिया है। बीजेपी में शामिल होते ही हिना को पार्टी ने तोहफा दिया। बीजेपी ने जगदम्बिका पाल को डुमरियागंज से भी टिकट थमा दिया है। अब तक मोदी को सांप्रदायिक बताने वाले जगदम्बिका कह रहे हैं कि गुजरात दंगे में मोदी को क्लीन चिट मिल गई है, ऐसे में विरोध का सवाल ही नहीं है। एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेफर बैक किया लोअर कोर्ट को। लोअर कोर्ट ने उसको साक्ष्यों के आधार पे श्री नरेंद्र मोदी भाई को क्लीन चिट दी है। अब उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना निश्चित तौर से व्यर्थ है। हालांकि जगदम्बिका पाल के बीजेपी ज्वाइन करते ही उनके खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन भी शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इस फैसले के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के सामने धरना दिया और जगदम्बिका पाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उधर बीजेपी का दामन थामते ही राजू श्रीवास्तव भी मोदी का गुणगान करते हुए दिखे। राजू ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ही देश को मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं। यही पार्टी है जो देश का भविष्य है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हो सकता है। देशवासियों की तरह मैं भी सपना देखता हूं नरेंद्र मोदी जी जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बने। यूपी के अलीगढ़ में कल्याण सिंह के करीबी सतीश गौतम को टिकट दिए जाने का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल्याण के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के पुतले फूके और जमकर हंगामा किया। राजस्थान के सीकर से स्वामी सुभेदानंद को बीजेपी का टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर सुभेदानंद का विरोध किया और पार्टी कार्यालय पर ताला जड़ दिया। कौशाम्बी सीट को लेकर भी बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। यहां से विनोद कुमार को टिकट दिए जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह का पुतला फूका। चंदौली में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिए जाने से नाराजगी जाहिर की। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के विदर्भ के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो यवतमाल पहुंचेंगे। यहां से वो गांधी आश्रम सेवाग्राम जाएंगे। साथ ही वर्धा में उनकी जन चेतना सभा भी है। मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम का तीसरा चरण आज यवतमाल में होना है। वो यवतमाल के किसानों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। ओलावृष्टि से इस इलाके में फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिस पर मोदी चर्चा करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ की 32 जगहों पर भी किसानों के साथ चौपाल लगाएंगे। ये चौपाल शाम 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चलेगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक हो सकती है। बैठक में लोकसभा सीटों के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हो सकता है। साथ ही ये भी तय हो सकता है कि वाराणसी से मोदी के खिलाफ कौन प्रत्याशी होगा। बीजेपी नेता अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर मोहर भी लगा दी है। साफ सुथरी छवि वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सूत्रों से खबर है कि सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पहले खराब सेहत का हवाला देकर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मनीष तिवारी पंजाब के लुधियाना से सांसद हैं। मनीष तिवारी के चुनाव लड़ने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लुधियाना में उनके समर्थकों ने मनीष तिवारी के समर्थन में नारे लगाए और मिठाइयां बांटी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को महासमुंद से टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। इस सीट से अपना टिकट कटने से भड़के कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोतीलाल साहू ने इस्तीफा दे दिया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कृष्णा तीरथ को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय विधायक और पूर्व विधायक और पार्षदों ने टिकट के विरोध में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि वो कृष्णा तीरथ के साथ काम नहीं करना चाहते। बिहार की गोपालगंज सीट से जेडीयू सांसद पूर्णमासी राम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। खबर है कि कांग्रेस पूर्णमासी राम को वाल्मीकि नगर सीट से टिकट दे सकती है। दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल आज नामांकन दाखिल करेंगे। यहां पर कपिल सिब्बल का मुकाबला आम आदमी पार्टी के आशुतोष और बीजेपी के हर्षवर्धन से होगा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज यूपी के मुजफ्फरनगर में रोड शो करेंगे। उनके साथ पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह भी होंगे। 21 मार्च को केजरीवाल मेरठ भी जाएंगे। 25 मार्च को वाराणसी में अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए 1100 रुपए खर्च करने होंगे। 1100 रुपए में आने जाने और खाने का खर्चा भी शामिल है। ये रैली पहले 23 मार्च को होने वाली थी, लेकिन प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने से रैली अब 25 मार्च को होगी। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने 19 कैंडिडेट्स को अपना एक और लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने पटना साहिब से परवीन अमानुल्लाह को टिकट दिया है। परवीन जेडीयू छोड़कर आम आदमी पार्टी में आई हैं। पटना साहिब से वो बीजेपी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देंगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राखी बिरलान को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। पहले इस सीट पर महेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन विवाद के बाद महेंद्र सिंह ने टिकट लौटा दिया था। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की दुर्ग सीट से ओंकार दास मानिकपुरी यानी कि फिल्म पीपली लाइव के नत्था को उतार सकती है। दुर्ग से सरोज पांडे बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनके खिलाफ नत्था को उतारने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है।
बीएसपी आज लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी सुप्रीमो मायावती लालगंज से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में सतीश चंद्र मिश्रा को मैदान में उतारा जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। पार्टी ने यूपी की 80 में से 78 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। भले ही समाजवादी पार्टी ने सोनिया राहुल के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को बख्शने के मूड में नहीं है। पीलीभीत में मेनका के खिलाफ बुद्धसेन वर्मा और सुल्तानपुर में वरुण के खिलाफ शकील अहमद खान को टिकट दिया गया। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने कैलाश चौरसिया को उतारा है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट पर एसपी की तरफ से अशोक वाजपेयी चुनौती देंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद सीट से एसपी ने सुधन रावत को टिकट दिया है, जो कांग्रेस के राज बब्बर, आम आदमी पार्टी के शाजिया इल्मी, बीजेपी के वीके सिंह को चुनौती देने वाले हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में नरेंद्र भाटी बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा से दो हाथ करेंगे। समाजवादी पार्टी ने मुलायम के धुर विरोधी और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ गोंडा से नंदिता शुक्ला को खड़ा किया है। श्रावस्ती से बाहुबली नेता अतीक अहमद को टिकट दिया गया है। रेवती रमन सिंह को इलाहाबाद से टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह यादव ने टिकट बांटने में परिवार का पूरा ख्याल रखा है। मैनपुरी और आजमगढ़ में तो वो खुद लड़ रहे हैं। बहू डिंपल यादव को फिर से कन्नौज से उम्मीदवार बनाया गया है, तो एक भतीजे धर्मेंद्र यादव को बदायूं से और दूसरे भतीजे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से टिकट दिया गया। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव पर तल्ख हमला बोलने वाले अमर सिंह के सुर चुनावी मौसम में बदले हुए हैं। आरएलडी के टिकट पर फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे अमर सिंह ने आजमगढ़ की जनता से मुलायम को जिताने की अपील की है। वो आजमगढ़ से खड़े हैं, जो मेरा गृह जनपद है। मैं अपील करता हूँ आजमगढ़ के मतदाताओं से कि आदरणीय मुलायम सिंह जी का समर्थन करें। वहाँ राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी नहीं, और मैं नहीं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीते। अमर सिंह भले ही मुलायम सिंह को जिताने की अपील कर रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी छोड़ने के बाद अमर सिंह जीरो हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से जाने के बाद वो हो गए जीरो, ए बिग जीरो एंड इज नथिंग। गांधी परिवार की देवरानी मेनका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला है। सांसद और पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार मेनका ने पूछा कि आखिर सोनिया के पास इतना पैसा कहां से आया। सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए मेनका ने कहा कि विदेश से आई सोनिया आखिरकार आज दुनिया में 6ठे नंबर की सबसे अमीर औरत कैसे बन गई। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों का कहना है कि कांग्रेस की अध्यक्षा जो विदेश से आई थी और जिसको देश ने इतना प्यार दिया और गले से लगा करके इतनी छूट दी, आज दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे अमीर औरत है। मेनका गांधी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी दहेज में एक पैसा भी लेकर नहीं आई थी, तो उनके पास इतना पैसा कहां से आया। मैं पूछती हूँ, दहेज में तो एक पैसा नहीं लाई थी, तो ये अगर दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे अमीर औरत है तो कहां से पैसा आया। मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के पास जो पैसे हैं वो सरकारी योजनाओं की लूट से जुटाए गए हैं। स्कूलों से, सड़कों से, बिजली से, हमारी जिंदगी से, हमारे बच्चों के भविष्य से, यही पैसा गया है ना लूट में। और कहां से आता ये पैसा। उधर काफिले पर हुए हमले के चलते हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। किरण नारनौल में एक जनसभा के लिए आई थी, तभी उन पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। घायल किरण को गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किरण अपनी बेटी श्रुति चौधरी का प्रचार करने के लिए पहुंची थी। श्रुति भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार है। प्रचार के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने किरण को निशाना बनाया। किरण को सिर पर चोट आई है। मंत्री किरण चौधरी पर पथराव को लेकर भिवानी में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे समर्थकों ने मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। समर्थक संसदीय क्षेत्र से रिटर्निंग ऑफिसर से भी मिले। बीजेपी नेता उमा भारती के खिलाफ आचार संहिता का मामला सामने आया है। यूपी की झांसी सीट से टिकट मिलने के बाद उमा भारती यहां के एक मंदिर में सभा कर रही थी। इस दौरान मौजूद लोगों को खाना भी परोसा गया। नगर मजिस्ट्रेट ने मंदिर परिसर में चुनावी सभा को आचार संहिता का उल्लंघन माना है और ऐसे मामलों में कार्रवाई की बात कही है। मेरठ से कांग्रेस की उम्मीदवार नगमा ने अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। नगमा ने पूरे लाल लश्कर के साथ मेरठ में रोड शो किया और लोगों से वोट मांगे। हालांकि खबर है कि इसके लिए प्रशासन से उनसे मंजूरी नहीं ली गई थी।
यूपी के बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार जया प्रदा वकीलों से वोट मांगने के लिए पहुंची। कोर्ट परिसर में उन्होंने वकीलों से मुलाकात की और उन्हें वोट देने के लिए कहा। इस दौरान जया प्रदा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी थी। हरदोई में समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि आईएएस, आईपीएस और सेना से रिटायर्ड अधिकारियों के 10 साल तक राजनीति में आने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता मधु केशवर ने मुख्य चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज कराई कि आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव मेवात में झूठी बातें फैला रहे हैं। इन बातों से योगेंद्र यादव लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम कंप्लेंट ये करने गए थे कि योगेंद्र यादव ने अगर लड़ाई लड़नी है बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, जरूर लड़ें। एक, झूठ मत बोले। दूसरा, कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स मत खेलें। समाजसेवी मधु केशवर इंडियन यूथ फॉर मुस्लिम के प्रेसिडेंट मुफ्ती आजाद और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हुसैन के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत के दफ्तर पहुंची थी। मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत में मधु केशवर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर योगेंद्र यादव लोगों को डराने की कोशिश में लगे हैं। मुख्य चुनाव आयोग से मिलकर इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा सौंप दिया है। इंडियन यूथ फॉर मुस्लिम के डॉक्टर मिद्दत हुसैन ने कहा कि हम वोट बैंक नहीं हैं जो हमारा इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रैली करने वाले हैं। धर्मशाला में उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ चर्चा भी की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 25 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। वो कोलकाता में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। साथ ही नॉर्थ बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछले दिनों मुंबई से सटे भिवंडी में एक रैली में राहुल ने कहा था कि गांधी जी को आरएसएस के लोगों ने मारा। झारखंड के दुमका में होने वाली बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली को रद्द कर दिया गया है। 24 मार्च को वो दुमका में जनसभा करने वाले थे। बीजेपी प्रदेश इकाई का कहना है कि रैली की अगली तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बाद राहत पैकेज देने की घोषणा की है। कैबिनेट ने इसके लिए 4000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज मंजूर किया है। गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में गुजरात हाईकोर्ट में अब 11 अप्रैल को सुनवाई होगी। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट को निचली अदालत से मिली मोहर के खिलाफ जाकिया जाफरी ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर सुनवाई होनी है। चर्चित शक्ति मिल गैंगरेप केस में मुंबई सेशंस कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 22 अगस्त 2013 को एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप हुआ था। साथ ही यहां एक और लड़की से रेप हुआ था। इन दोनों ने ही केस में 4 लोगों को कोर्ट ने दोषी माना है और कल सजा का ऐलान होगा। हवाई उड़ान के दौरान प्लेन में डांस करना स्पाइस जेट के क्रू मेंबर्स को महंगा पड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद डीजीसीए ने नोटिस भेजा और फिर स्पाइस जेट कंपनी ने इस उड़ान में शामिल रहे 2 पायलट्स को सस्पेंड कर दिया। दरअसल फ्लाइट में कैबिन क्रू के डांस करने पर डीजीसीए ने स्पाइस जेट को नोटिस भेजा है और पूछा है कि आखिर यात्रियों की जिंदगी खतरे में डालने के लिए स्पाइस जेट का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं कर दिया जाए। 15 दिन के अंदर इसका जवाब मांगा गया है। स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से बयान सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा स्पाइस जेट की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि विदेशों में यात्रियों के मनोरंजन के लिए केबिन क्रू इस तरह के सरप्राइज देते हैं। दरअसल होली के मौके पर स्पाइस जेट की गोवा बेंगलोर फ्लाइट में एयर होस्टेस और केबिन क्रू ने खूब मस्ती की थी और नाचे झूमे थे। करीब 2.5 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और बवाल मच गया है। जमीन से करीब 35,000 फीट ऊपर स्पाइस जेट की फ्लाइट में बलम पिचकारी का गाना बज रहा था और एक के बाद एक कई एयर होस्टेस नाच रही थी। केबिन क्रू भी मस्ती में झूम रहे थे और कैमरे से फोटोज खींच रहे थे। दिल्ली के रोहिणी में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अफसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जेएस बिन मंत्रालय में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और पीड़ित छात्रा और आरोपी अफसर एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। 9वीं क्लास की छात्रा का आरोप है कि जेएस बिन ने होली के दिन उसके साथ छेड़छाड़ की और किसी तरह से बिन के चंगुल से छूटकर वो बाहर भाग गई। लड़की के पिता को मामले के बारे में बताया गया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। मध्य प्रदेश के रायसेन में 22 साल की एक महिला से रेप और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना सांची थाना इलाके की है। आरोपी गांव का ही एक शख्स है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डंपर ने बाइक सवार 3 छात्रों को कुचल दिया। तीनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और रोड पर जाम लगा दिया।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमला मंदिर के पास जंगल में अचानक भीषण आग लग गई। एहतियातन मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी, साथ ही आसपास अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आग तिरुमला मंदिर के पास जंगल में लगी थी और देखते ही देखते आग की लपटों ने कई पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। दिल्ली के राजौरी गार्डन में 16 वाटर बॉयलर में ब्लास्ट होने से सनसनी फैल गई। धमाका इतना तेज था कि 50 मीटर के दायरे में आने वाले कई घरों के शीशे टूट गए। दहशत की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। यूपी के पीलीभीत में गांव में बाघिन के घुसने से हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ देखकर बाघिन गन्ने के खेत में अपने 2 शावकों को छोड़कर दूर खेतों में भाग गई, लेकिन भागने से पहले बाघिन ने एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बाघिन के हमले से बचने के लिए कई लोग पेड़ों पर चढ़ गए। खूंखार बाघिन ने मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम पर भी हमले की कोशिश की। बाघिन के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। पीलीभीत के बसंतापुर गांव में बाघिन ने एक शख्स पर हमला करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अपने शावक छोड़कर भागी बाघिन वन विभाग की पकड़ से बाहर है।